अब सदर जी सक्सेस होने के बाद भी फेलियर साबित होगा। स्टार देख रहे हो? आई एम अ डीएसपी नॉट एन इंस्पेक्टर। मुझे छुड़वाने आए हो मरवाने आए हो यार? मेरी माँ और बीवी के सामने, बच्चों के सामने ये मत बोलना कि मैं असुंदर हूँ, क्योंकि वो तो आपको फाड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत हूँ। और मेरी माँ के सामने कभी बोलियो मत, व्हाई डोंट यू एवर थॉट अबाउट बॉयकॉटिंग योर लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स। मनी तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, तो गुटखा बेच के भी कमा लेगा आदमी। अभी भी जब मैं लायक का कैरेक्टर देखता हूँ कि उसके पीछे बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने बहुत खतरनाक लगाया था। तेरे घर में माँ बहन नहीं है तो ऐसे ही करेगा, तो ये सब काम करता रहेगा और पैसे के लिए कुछ भी करेगा टाइप्स। आज की तारीख में कोई गोली मार के चला जाएगा, बोले गोली ऐसे, ये गोली मैं मर रहा हूँ लेकिन ये मेरा मुस्कुरार है। मैं दिव्येंदु भट्टाचार्य हूँ। एंड ऑफ द डे मैं ऐसा ही दिखता हूँ, यही मेरा कदकाठी है, यही मेरा सब कुछ है, मैं ऐसा ही दिखूंगा। धर्म जी इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े कलाकार है, धर्म जी जब हिंदी बोलते आपको पंजाबी शान नहीं आते। ये बहुत ही बदसूरत गोरा आदमी होने से एक बहुत खूबसूरत काला आदमी बेहतर है। अगर आपके पास अगर शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, तो आपका पूरा सारा फोकस उधर ही है। ऑलमोस्ट लाइक 50% 60% रिव्यूज जो मैं यूट्यूब में देखता हूँ, उनको तो बोलना भी नहीं आता। मेरे घर में भी किसी को बिग बॉस देखना पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरा एंटरटेनमेंट नहीं है। आपको चावल खाना अच्छा नहीं लगता है तो आप कल चावल बैन कर दोगे, बोल के मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल नहीं, आज की तारीख में भी साबित नहीं कर पाया कि 50-55 पिक्चर हो गया, उसके बावजूद भी वो साबित नहीं कर पाया वो अच्छा एक्टर है। तो नेपोटिज्म जाके वहां काम करता है कि उसको बार बार चांस दिया जा रहा है। अरे दुआ अपने तो काला की हो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं और हमने देखा है कि देर सवेर जो भी एक्टर वहाँ से निकला है, टाइम भले उसे लगा हो स्टैब्लिश होने में, लेकिन एक टाइम पर आके उसने अपना एक मुकाम बॉलीवुड में बना ही लिया है। आप अपनी इस जर्नी को किस तरीके से देखते हैं? आज तो आप उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको सेंट्रल रोल्स मिलते हैं, जैसे अनदेखी में हैं, तो इस पूरे सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं अभी? बहुत मज़ेदार सफ़र है, लंबा है, लेकिन ज़िंदगी एक छोटी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो उसमें इतना लंबा जर्नी तो कुछ होता ही नहीं है। सारी छोटी है, सब कुछ छोटे छोटे दायरे में हम। मकबूल, ब्लैक फ्राइडे और हाँ, छोटी छोटी फिल्मों से आप आज यहाँ पर पहुँचे। तो वो अक्सर मैं यही कहानी दोहराता हूँ और यही कहता हूँ लोगों से कि हम लोग वो वाले फुटबॉलर जैसे हैं जो बेंच में बैठे रहते हैं और कोई नामी फुटबॉलर जो है वो चलता रहता है, वो खेलता रहता है, उसके बाद कोच अचानक आके आपको कहता है कि उसको रेस्ट देने के लिए बोले तुम आ जाओ, अब तुम जाओ, तुम्हारे पास 5 मिनट है, ये 5 मिनट में तुम अगर कुछ करके दिखाओगे तो अगले मैच में 15 मिनट खिलाऊंगा। तो हम लोग वो वाले खिलाड़ी थे कि तैयार रहते थे, क्योंकि बाकी आगे तो चल रहा है कि आगे तो सब है, जिनके काका दादा मामा चाचा भाई बहन सब है और वो इस्टेब्लिश्ड है, वो लोहा मनवा चुके थे अपने एक्टिंग के, या फिर एक्टिंग ना भी आती हो लेकिन फिर भी उनके कुछ यूएसपी थे, यूएसपी होते हैं जो आपको पता ही है उनको। बिल्कुल। जो एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, तो हम वेट ही कर सकते थे, हम तो और कुछ कर नहीं सकते थे। वेट एंड वॉच और आपकी प्रैक्टिस लगातार डेट प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। तो क्योंकि आप खेलोगे नहीं तो रन कैसे मिलेंगे आपको? खेलना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो खेलना तो पड़ेगा, तो खेलते रहते थे, रन मतलब कभी ना कभी तो रन मिलेगा, मतलब बाहर बैठे रहते थे, कभी ना कभी तो 5 मिनट खिलाएगा, और वो 5 मिनट जाके आपको बस साबित करना पड़ता था कि 5 मिनट का काम जो है ठीक रहा तो अगले मैच में 15 मिनट का काम मिलेगा। फिर एक दिन जाके पूरा आप 90 मिनट खेलोगे। तो ऐसे ही रहा जर्नी। तो लेकिन मज़ेदार है कि बिकॉज सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमेशा से। मेरे पिताजी, मेरे माता जी, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, टीचर्स, सबका रहा हमेशा साथ। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करने का दिल्ली से मुंबई आप
कब आए और ये मकबूल और मुंबई आने के बीच कितना गैप रहा? मैं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मेरा 10 ईयर था 94 टू 97, ओके 1994 टू 97 तो मेरा कोर्स था, तो 3 साल। उसका 97 के बाद तुरंत हमारे बैच वाले सारे आ गए थे, ऑलमोस्ट लाइक 75% ऑफ माई बैच। नवाज आपके सीनियर? नवाज मेरा 1 साल सीनियर है। नवाज स्वानंद किरकिरे और गीतांजलि हाँ, कुलकर्णी, ये सारे एक बैच के थे। अच्छा जो मेरे 1 साल सीनियर वाला बैच था, उससे 1 साल सीनियर वाला बैच अतुल कुलकर्णी वाला बैच था। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो अतुल वाला बैच 3rd ईयर में था, नवाज वाला बैच जो है वो 2nd ईयर में थे। सो इस तरीके से होता है, 3 साल का एक टेनियर होता है, 3 साल एक साथ जो रहते हैं। तो 97 में आप आ गए? तो 94 टू 97 में मैं उधर NSD में था। अच्छा NSD। तो 97 के बाद मैंने, जो 97 के बाद मेरे पूरे आधे बैच वाले, ऑलमोस्ट लाइक 75% ऑफ माई बैचमेट्स केम टू बॉम्बे। तो मुझे नहीं आना था, तो मुझे एक्चुअली लगा था कि यार मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल करके। अच्छा, आपको फिल्मों में आना ही नहीं था? नहीं, आना ही नहीं था, प्लान ही नहीं था प्लान कुछ ही भी नहीं जाना? था भाई। अच्छा, हाँ, मैं थिएटर ही कर रहा था, मैं थिएटर करने के लिए आया था। बट थिएटर में तो कहते हैं पैसा नहीं है, घर भी तो चलाना हो। वो बाद में रियलाइज़ किया कि पहले तो जुनून और पैशन तो थिएटर का ही है। मतलब आई वॉज अवार्डेड बेस्ट एक्टर बाई इप्टा इन 1993 बिफोर ज्वाइनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वाह। तो मैं ऑलरेडी एक लगभग एस्टेब्लिश एक्टर था कैलकाटा में, थिएटर सर्किट में। तो हालांकि बहुत लोगों ने मुझे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग कैलकाटा के थिएटर जगत के, तो मुझे डिस्करेज भी किए थे। मुझे कहा जा रहे हो यार तुम्हारी सब अच्छा चल ही सब रहा है। अच्छा चल ही रहा है, तुमको अवार्ड मिला है, तो आओ हमारे ग्रुप में ज्वाइन करो, हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, चलो हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। और मैं एक्चुअली उस टाइम में मैं थिएटर में थोड़ा सा नायाब मामला भी था मेरे साथ, क्योंकि मैं सब कुछ करता था। तो मैं जिम्नास्ट था, तो मुझसे आप कुछ भी करा सकते हो, तो कोई भी एक्रोबैट्स करा सकते हो, तो मलखम वगैरह करा सकते हो, रोप करा सकते हो, तो मैं कभी चढ़ सकता हूँ। तो मैं पेंटर हूँ, तो मैं सेट पेंटिंग से लेके सब कुछ कर सकता हूँ। मैं म्यूज़िकली भी अच्छा था, क्योंकि मैं तबला बजाया बहुत सालों तक। मैं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मैं 4th डिवीज़न डिस्टिंक्शन लेके पास किया हुआ है। ग्रेट। तो गाना बजाना तो मेरे मतलब परिवार का हिस्सा है। मतलब सब हम लोग, घर में और भी कोई हैं? घर में मेरी बहन कथक डांस करती थी, अच्छा। म्यूज़िक के क्लासेस जाते थे, और बंगाली परिवार है। हाँ, तो वो ये तो सब होता तो ही है। वही है ही। मतलब एक हारमोनियम, घर में हारमोनियम, एक तबला तो होना ही चाहिए। हाँ, तो मस्ट है। वहाँ मस्ट है, वो वाला हिसाब किताब था। तो वो सारी चीज़ें थी। तो मैं एक एसेट की तरह, मतलब मुझे हर किसी को लगता था कि यार ये बंदा जो है अगर ग्रुप में आ जाए तो थोड़ा हर एक चीज़ कर सकता है ये आदमी। तो लेकिन मुझे पढ़ना था, मुझे आगे बढ़ना था, और मुझे जो रीजनल सर्किट से निकल के नेशनल सर्किट में आना था। तो क्योंकि मैंने एक्चुअली NSD आने से पहले मैं 1992 में हबीब साहब कलकत्ता आए हुए थे। अच्छा। एक 5 नाटकों का एक रेट्रोस्पेक्टिव लेके, मतलब 5 नाटकों का उनका, हबीब साहब का एक रेट्रोस्पेक्टिव था कि 5 नाटकों का मंचन लगातार हर रोज़ रविंद्र सदन में। तो मैंने वो देख लिया था, वो सारे देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने यार ये होती है, ये भी एक किस्म का थिएटर है यार, बाप रे बाप, इतना पावरफुल है, इतना रूटेड है। छत्तीसगढ़ी एक्टर्स, दीपक करके एक एक्टर होता था, दीपक तिवारी, अरे बाप रे बाप, तूफान था स्टेज में। उसकी वाइफ पूनम, वो अभी भी थिएटर में ही है? दीपक, आई थिंक दीपक थिएटर में नहीं है, उनको बाद में कुछ लकवा लग गया था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी बाद में, ये पता चला, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था यार, ये तो इतना ख़तरनाक एक्टर है, देखो बुढ़ापा क्या कर देते हैं। तो पूनम, आई थिंक पूनम इज स्टिल देयर, शी यूज्ड टू सिंग, ऐसे तार सप्तक में गाना गाती थी, पांडवानी गाना गाती थी, फॉर्म में भी गाना गाती थी, क्या पावरफुल। तो वो सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे सर्वभारतीय स्तर पे काम करना है, मुझे उस व्यक्ति के साथ भी काम करना है जो भोपाल से आया हुआ है, उस व्यक्ति के साथ भी काम करना है जो अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, उस सज्जन के साथ भी काम करना है जो कठियावाड़ से आ रहा है, उनके साथ भी काम करना है जो चित्तीनार से आ रहा है। तो जो हिंदुस्तान
का मतलब ही यही है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैंने हमारी इतनी विभिन्नताएं हैं और उसके बावजूद भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। तो वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही दे सकता है, इस तरीके के इंस्टीट्यूट ही दे सकता है, या तो नेशनल स्कूल ऑफ दे सकता है, या तो FTII जैसे ऑर्गेनाइजेशंस दे सकते हैं। तो वो एक चाहत थी जो मैंने सोचा कि यार ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद ये काम करना है, और चांस मिल गया था। बचपन से मन था यही एक्टिंग वगैरह में जाने का? ऐसे तो कुछ था ही नहीं। बचपन में तो मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में था, अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे था। तो इस तरफ कैसे आपका हो गया? नाटक हम करते रहे कलकत्ता में, हमारा नाटक तो होता ही रहता है। हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बर्थ सेंटिनरी में हर साल हम नाटक करते हैं। कोई भी मतलब मोहल्ले में, जैसे कि हम दुर्गा पूजा का माहौल भी ऐसा ही रहता है। हाँ, कला संस्कृति वाला थिएटर, ये हाँ सब थिएटर तो हम तो मतलब हर एक घर में थिएटर होता है। मतलब हम हमारे बंगालियों के बारे में ये कहावत है कि एक बंगाली अकेला है, अकेला कोई बंगाली दिख रहा है तो इसका मतलब वो उसके दिमाग में कविता घूम रही है, तो कविता ज़रूर लिखेगा। दो है तो दोनों के बीच में पॉलिटिकल बातें चल रही होगी, डिस्कशन चल रही होगी। तीन है तो तीनों मिल के लिटिल मैगजीन बनाने की सोच रहा होगा, कोई मैगजीन में काम कर रहा होगा कि यार चलो लिटिल मैगजीन बना लेते हैं। चार है तो ज़रूर सोचो, ज़रूर आप सोचो कि ये चारों है तो एक थिएटर का ग्रुप बना रहा होगा। ऐसे बोला जाता है बंगालियों के बारे में कि तो मतलब हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में थिएटर का ग्रुप। कलकत्ता में मुझे अभी तक याद है, जब जिस टाइम में कलकत्ता में था, अभी तो शायद और बढ़ गया होगा, लगभग 8000 के करीब थिएटर ग्रुप्स थे। अरे, एक्टिव थिएटर ग्रुप्स 8000 के करीब, जो लगातार। मुझे नहीं लगता किसी और स्टेट में होगा। नहीं, किसी और स्टेट में नहीं, किसी और स्टेट में नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द कैपिटल ऑफ इंडियन थिएटर। कलकत्ता यूज्ड टू बी द, आज के तारीख में भी इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया। पहले तो फिल्म इंडस्ट्री ही कलकत्ता थी, बॉम्बे से या वैसे भी देखा जाए तो इट्स लाइक विंड ऑफ यूरोपियन कल्चर, बिकॉज सबसे पहला ब्रिटिशर्स आई थे कलकत्ता में। सो कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ विंडो ऑफ इंडियन कल्चर, यूरोपियन कल्चर। सो हम सब कुछ, और प्रोसिनियम, जिस प्रोसिनियम में हम अभी अभिनय करते, एक्टिंग करते, वो इंडियन प्रोसिनियम तो है नहीं। इंडिया में प्रोसिनियम नहीं था कभी भी। प्रोसिनियम इटसेल्फ इज एन यूरोपियन कॉन्सेप्ट, यूरोप से आया हुआ है। जो ये जो आर्च आपको ऐसे ऐसे दिखता है, स्टेज दिखता है, उसके बाद ये ऑडियंस बनता है और ये कर्टन आता है, ये इंडियन कंसेप्ट है ही नहीं, ये यूरोपियन कंसेप्ट है। प्रोसिनियम है। इंडियन कंसेप्ट एरिना होता था, एक चबूतरा होगा, चारों तरफ लोग बैठे रहेंगे, वो इंडियन कंसेप्ट है। जो जात्रा, कथकता या फिर लावनी, जो भी सो अपना जो गुजराती फोक फॉर्म है, भावाई, सो ये सब जो है ये अलग फॉर्म होते थे, इंडियन फॉर्म ये सारे। तो प्रोसिनियम आई यूरोप से। पहली फिल्म कैसे मिली आपको? ऑडिशन हुआ या किसी? ऑडिशन हुआ था। प्रोसेस क्या था उसका? प्रोसेस ये था, पहली फिल्म के बारे में तो मुझे कुछ पता था ही नहीं। मतलब वो मुझे बहुत ही, हाँ वो मुझे बहुत ही मतलब मैजिकली मिल गई थी वो फिल्म, क्योंकि मैं एक्चुअली रिपर्टरी छोड़ के मैं मुंबई की तरफ रुख करना चाह रहा था। रिपर्टरी छोड़ के मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुंबई की तरफ रुख करूं या ना करूं, मैं कलकत्ता वापस जाऊं या ना जाऊं, ये तय करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बेसिकली सचमुच में क्या करूं। क्योंकि मुझे NSD रिपर्टरी और नहीं करना था। माहौल भी ख़राब हो चुका था, बहुत ही अजीब व गरीब हो चुका था। मतलब कि मेरे को मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ से निकलो बस। तो ऑफ कोर्स अपना मातृभूमि, अपना मातृभाषा की तरफ ही लोग जाना चाहेंगे कि मैं जाऊँ। मैंने सोचा था कि यार एक बार जाके देखता हूँ। लेकिन वो उधर कलकत्ता में कुछ दिन, मतलब कुछ 2-3 महीने रहा उधर। उसके बाद मेरे को लगा कि ना, यह मेरी दाल नहीं गलेगी। ये शहर मुझे बहुत ही टफ लग रहा है। बनस्पत मुंबई मेरे लिए बहुत सरल सीधा शहर लग रहा था। क्योंकि टफ और सरल किस वे में? क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं था। अच्छा। इंडस्ट्री में उधर मैं किसी को नहीं जानता था। मेरे जितने सारे दोस्त थे वो सारे 6 साल में बड़े हो गए। कोई बैंगलोर शिफ्ट कर गया, कोई
लेकिन चेन्नई आपके शिफ्ट कर साथ वाले जो आपके सीनियर्स थे एनएसडी के, वो लोग तो गए। सारे मुंबई आ गए थे, हाँ तो इसलिए मुंबई मेरे लिए सरल है। हाँ इसलिए मुंबई मेरे लिए सरल है ना। तो मुंबई में कहावत है कि अगर एनएसडी वाला आदमी अगर मैं इधर आया तो मैं हर मतलब मुझे मैं भूखा नहीं धोखा मरूंगा। नहीं हुई, हाँ तो मैं किसी भी सीनियर के घर सीनियर को जाके बोल सकते हो यार 2 दिन से खाना नहीं खाया यार, फिर आज दोपहर में तुम्हारे घर में खाना खाऊंगा। वो सीधा बोलेगा आजा भाई खाना खा ले। बिल्कुल। सो वो हालांकि कलकत्ता में मेरा घर है, तो वो वाला टेंशन कलकत्ता में भी नहीं था। लेकिन अलग अलग तरह की होती है। लेकिन करूंगा क्या, मतलब उन्होंने दिन भर वहाँ बैठे करूंगा क्या, मैं कहाँ किससे मिलूंगा, कहाँ किससे साथ कहाँ कैसे पता चलेगा क्या, बिकॉज वहाँ वो स्ट्रक्चर भी नहीं है। यहाँ काम मिलने का एक स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है कि ये इससे इनसे जाके मिलो, उनसे जाके मिलो, ये उससे मिला देता है, इतनी सारी शूटिंग चल रही है, शूटिंग फ्लोर में चले जाओ, एक अपना कोई रेफरेंस भी दे देता हूँ, रेफरेंस भी देता है, कोई अपना सीनियर बोल रहा है कि दादा क्या कर रहे हो, बोले यार मैं फिल्म सिटी में हूँ, आ जा। तो फिल्म सिटी में चला गया, लंच के टाइम में चले गए, तो वो लंच भी खा लिया उनके साथ। सही बात। डायरेक्टर से अगर मेल मुलाकात हुआ या नहीं हुआ, अगर मान लो कि आप खड़े भी हो, कहीं डायरेक्टर ऐसे दूर से आपको ऐसे कहीं एक झलक देख भी लिया, तो उसमें भी फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल है ना। अब उस माहौल के अंदर रहना जरूरी है, तभी तो वो मेरे लिए बहुत आसान था। तो इसलिए मैं कलकत्ता से वापस आ गया था और मुझे लगा था कि यार चलो मुंबई की तरफ रुख करेंगे। फिर मैंने एक्चुअली जब आया तो मेरे पास तो उस टाइम तो फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन, लैंडलाइन घर में कोई रूम में कोई है ही नहीं, तो लैंडलाइन फ़ोन कौन उठाएगा। तो गजराज राव जो एक्टर है, तो उस टाइम गजराज जुड़ा हुआ था इस प्रोजेक्ट के साथ, अपना मानसून वेडिंग के साथ। अच्छा। किसी ना किसी तरीके से। तो उन्होंने कहा, तो मुझे रिसेप्शन से प्रिसिल्ला मैडम, हमारे एनएसडी तो बहुत उस तरीके की इंस्टीट्यूशन है ना, तो प्रिसिल्ला मैडम ने मुझे अरे दिव्यंदु एक चिट दिया, बोले कि यार गजराज का फ़ोन आया था, वो तुमको ढूंढ रहे बहुत दिनों से, तो उनको कि जल्दी फ़ोन कर लो। तो मैं उसी रिसेप्शन से ऐसे फ़ोन उठा के उस नंबर में फ़ोन किया, तो यार तू किधर है यार, तेरे को बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, अरे यार अच्छा है अभी टाइम है, तू जा एक बार। आई थिंक डिफेंस कॉलोनी की तरफ कहीं गया था, बोले कि जा जो वहाँ वो लोग मिलेंगे और एक ऑडिशन दे दे, एक कैरेक्टर है, गया ऑडिशन दे, हो गया। तो पिक्चर मिल गई थी और मैं उस पिक्चर के पैसे से मुंबई आया था। मतलब उस पिक्चर ख़त्म हो जाने के बाद मैं प्रोडक्शन हाउस को बोला कि मैं दिल्ली का एक्टर नहीं हूँ, मैं मुंबई का एक्टर हूँ, तो आप मुझे राजधानी की टिकट खरीद के दो, सेकेंड क्लास राजधानी AC 2 टायर की टिकट खरीद के दिया उन्होंने। तो वही मतलब उसी के पैसे से, मतलब काम के पैसे से मैं आया, मुंबई आया। एक्सपीरियंस, पैसा सब उसी से मिला, सब उसी से। अब आपसे बात हो रही है तो जाहिर बात है लायक जो किरदार है आपका, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना दर्शक भी बुरा मान जाएंगे। एक बेहतरीन किरदार था वो, और हाँ बेहतरीन किरदार था, बहुत ही खौफनाक किरदार भी था, खौफनाक था, बहुत खौफनाक था। मतलब जो अभी भी जब मैं लायक का कैरेक्टर देखता हूँ कि उसके पीछे बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने बहुत ख़तरनाक लगाया था, कि मेरे आते ही एक अजीब सा एक बैकग्राउंड स्कोर है, कि इरिटेशन वाला बैकग्राउंड स्कोर है, कि ये आया तो कुछ ना कुछ गंदा होगा ही। मुझे पहली बार फील हुआ कि यार एक मतलब इस तरह का भी इंसान होता है। तो वही मतलब एक्चुअली जब उन्होंने कैरेक्टर सुनाया था मुझे, बेसिकली ये कैरेक्टर बहुत बड़ा कैरेक्टर था नहीं, बहुत बड़ा किरदार था नहीं। तो आई थिंक उस टाइम प्रोडक्शन हाउस के दिमाग में भी यही था कि ये कैरेक्टर रहेगा, ये कैरेक्टर आएगा, लेकिन एक और बड़ा कैरेक्टर आएगा कि जैकी के अगेंस्ट में एक लंबा कदकाठी का कोई आदमी जो लगे कि मतलब जग्गू दादा को टक्कर दे सके, मतलब दोनों का लंबा कदकाठी का। तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि यार 5-6 दिन का काम था कुल मिला के, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का काम होगा, ऐसे ही था मतलब तो मैं कर रहा था, मैं मस्ती में कर रहा था, मैं कैरेक्टर एक डेवलप कर रहा था, सब करते तो अचानक एक दिन जो डायरेक्टर विशाल है वो वैन में आए, 3 लोग आए, बैठे, मेरे दादा वी यूज्ड टू थिंक दैट कि हम लोग कोई और कैरेक्टर्स को लेके आएंगे,
लेकिन आपका ये रेंडेशन देख के ऐसा लग रहा है कि यार यू बिकम सो पावरफुल एज अ कैरेक्टर, इतना खतरनाक लग रहा है, तो वी विल रिटेन यू अच्छा, वो एज द मेन शूट के टाइम में समझ में आ गया, टाइम में समझ में आया, तो वो 10 दिन का काम जो है 25-30 दिन का हो गया था, तो वैसा हो गया था। तो उनको 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 अच्छा लगा, उनको जमा, तो मैंने सोचा कि यार चलो आई अर्नड इट। मेरे पास तो हेट मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तो ऐसे ही करेगा, तो ये सब काम करता रहेगा और पैसे के लिए कुछ भी करेगा टाइप्स, मतलब कुछ भी लिख रहे थे, कुछ भी लोग लिखते थे। तो डर तो लगता था क्योंकि लोग तो जज्बाती हो गए तो कुछ भी करते हैं। और आज के अब ये टाइम भी बहुत ख़राब है, क्योंकि लोगों के में पेशेंस कम ही है, टाइम बहुत ख़राब है, असेंसिव हो रहे हैं लोग, मतलब उन्हें लोग कुछ भी कर सकते कभी भी। तो ऐसा लगता है कि आप, फिर मेरे बच्चों ने बोला कि बीवी बच्चे ने बोला कि ये रिवॉर्ड है एक्चुअली, देखा जाए तो लोगों को अच्छा लगा। अच्छा तो लगा, लेकिन जूते मारेंगे तो दर्द तो होगा, वो भी तो होगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जूते हाथ में लेके मैं बोलूँगा ये मेरा पुरस्कार है। अभी मैं कल एक एक्टर थे, उनका इंटरव्यू जब मैंने पूछा तो आपके कैरेक्टर को लेके कभी कोई हेट सामना करना पड़ा? उन्होंने बोला कि एक औरत ने मुझे चप्पल फेंक के मारा था, तो मेरे साथ वालों ने कहा ये आशीर्वाद है। मैंने कहा कि काय का आशीर्वाद है, चप्पल मारा है, चोट लगी है भाई मुझे। तो वही बात हो गई। तो यहाँ तो पहले ज़माने में कहा बात करने कि ऐसी चीज़ों को बहुत ग्लोरीफाई करके कहा जाता था कि यार एक एक्टर ने इतना गंदा काम किया था, इतना काम किया, ऐसा खतरनाक काम किया था जो ऐसे चप्पल फेंक के मारा था। मैंने बोला कि यार वो उस एक्टर ने उस चप्पल उठा के बोला कि यही मेरा पुरस्कार है। मैंने बोला ये सब रोमांटिसिज्म है बॉस, ये सब नहीं चलता आज की तारीख में। आज की तारीख में कोई गोली मार के चला जाएगा, बोले गोली ऐसे, ये गोली मैं मर रहा हूँ लेकिन ये मेरा पुरस्कार है, तो वो तो स्टुपिडिटी है एक्चुअली। सही बात है। अच्छा, लेकिन ये कैरेक्टर जो है ये मुंबईया है और आप हैं हो बंगाली, और अक्सर देखने में आता है कि बंगाली और जो बिहार के लोग हैं, ये कितने भी साल बाहर रह लें, इनका जो एक्सेंट है ना वो जाता नहीं है अपना। आपने कैसे एकदम अपने आप को चेंज कर लिया इसमें? देखिए, मैं हमेशा ना अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दिव्येंदु भट्टाचार्य हूँ। एंड ऑफ द डे मैं ऐसा ही दिखता हूँ, यही मेरा कदकाठी है, यही मेरा सब कुछ है, मैं ऐसा ही दिखूंगा। लेकिन मैं इसमें से कितना अपने आप को चेंज कर पाता हूँ, तो कोशिश वही थ्रू डायलॉग, थ्रू स्पीच रेट, थ्रू जेस्चर पोस्चर, कंप्लीटली एक इनर चेंज, अंतःकरण को कंप्लीट चेंज करना। सो ये सारी चीज़ें हमारी प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हम लगे रहते हैं। ये कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ता है आपको, बेसिकली एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। और अक्सर ये भी होता है कि अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाए तो मुंह के बल भी गिर सकते हैं। दोनों चीज़ें। और लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो बिल्कुल गेम पलट जाता है। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ यू प्ले इट ना, दैट्स हाउ, इसीलिए हम अभिनय को या फिर नाटक को प्ले क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू आर प्लेइंग। अब हर रोज खेल के मैदान में उतरते हैं तो वहाँ कभी बाउंसर भी आ सकता है, कभी डिफरेंट टाइप के बॉल भी आ सकता है, तो आप उसको टैकल करते, उसको टैकल करके गोल मारते, या फिर कभी कोई बहुत अच्छा अटैक आ गया, कभी कोई ऐसा अटैक आया जिसके बारे में हम सोचा ही नहीं था। तो ये सब तो उधर ही होगा ना, ये सब तो तय करके नहीं जा सकते। बिल्कुल। ये सब आपको उधर ही होता है, खेलते हुए ही संभालना पड़ता है। तो इट इज़ स्पोर्ट्स, दिस इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड हाउ यू वांट टू डू इट, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सो तो मैं वही करता हूँ कि अगर एक किरदार है, अगर वो ऐसा है तो इसको कैसे कहाँ से क्या पकड़ के लेके आना चाहिए। अगर वो, और हालांकि अब आप ये कह रहे हैं कि बंगाली एक्टर्स या साउथ के एक्टर्स या महाराष्ट्र के एक्टर्स, ये सब में ऐसी चीज़ें हैं। अगर धर्म जी इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े कलाकार है, धर्म जी जब हिंदी बोलते आपको पंजाबी छान नहीं आते? आप बताइए, आपको लगता नहीं वो बिल्कुल वो पंजाबी एक्सेंट में, लहजा पे वो हिंदी बोलते हैं? दारा सिंह जी को उनका तो पूरा ही पंजाबी एक्सेंट में हिंदी बोलते थे। बहुत महाराष्ट्रियन एक्टर्स है जो अब हिंदी बोलते हैं लेकिन वो कंप्लीट महाराष्ट्रियन एक्सेंट में हिंदी बोलते हैं।
गुजराती एक्टर्स पता चल जाता है आपको गुजराती है भाई, जो हिंदी बोलते पता चल जाता है गुजराती एक्टर है। तो ये खास बात है ना हिंदुस्तान की, इससे अब हम क्यों बचना चाह रहे हैं? बॉलीवुड, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इज अ नेशनल फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ भारतवर्ष के हर कोने से लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। साउथ के प्रत्यंत अंचल से आया हुआ है, मतलब केरला से आया हुआ लोग है, तमिलनाडु से आया हुआ लोग है, आंध्रा से है, कन्नड़ से है, कर्नाटक से है, बंगाल से है, असम से है, मणिपुर से है, सब जगह से है, गुजरात से है, काठियावाड़ से है, कहीं महाराष्ट्र में तो है ही मुंबई, तो महाराष्ट्रियन एक्टर्स है भरे पड़े हैं, सब जगह से है, हरियाणा से है, पंजाब से है, सब भाषा देखो, सबकी भाषा आप सुन के देखो, सब में अपनी मातृभाषा झलकती है। हाँ, वो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन में पैदाइश होते हैं, जैसे कि आज अगर मेरे बच्चे, कल अगर मेरे बच्चे जब हिंदी बोलेंगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ के। सही बात। क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन के बच्चे, वो तो ना तो बांग्ला ढंग से बोल पाते, ना तो पंजाबी ढंग से बोल पाते, हालांकि उनके माँ बाप दोनों एक बंगाली एक पंजाबी है मेरे बच्चे। एज एन एक्टर आपको लगता है कि उनके लिए ज़्यादा आसान है? उनके लिए ज़्यादा आसान वाली बात नहीं, उनको हिंदी पकड़ने में, हिंदी अगर हिंदी की जहाँ तक बात करें, हिंदी उनके लिए बाकी एक्टिंग तो एक्टिंग है ना, एक्टिंग तो करनी। हिंदी जिसको आती है उसको आप बंगाली किरदार दे रहे हो तो उसको आसानी होती है। मुझे और एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं किसी भी कैरेक्टर का कोई कैरिकेचर नहीं करना चाहता हूँ। कि मान लो कि अगर बंगाली कोई अगर बोले कि जैसे कि अगर मुझे कोई बंगाली कैरेक्टर देता है, हाँ, तो मैं बंगाली कैरेक्टर जिस तरीके से बंगाली कैरेक्टर को दिखा जा कि भालो ये मतलब उतना डीप में नहीं आप जाना, डीप नहीं, कैरिकेचर, कैरिकेचर में नहीं जाता हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक। मैं लैंग्वेज के कैरिकेचर में नहीं जाता हूँ। मैं साउथ का कुछ बोलना माने ऐसे बोलने से ही मतलब साउथ नहीं हो जाता है, वो कैरिकेचर है, वो आपका कंसेप्शन में ये कैरिकेचर है। तो कैरिकेचर में जाना ही नहीं है, क्लीशे में मैं जाता ही नहीं। मैं उस किरदार के कोर को समझने की कोशिश करता हूँ, अंतःकरण से वो के अंदर क्या चल रहा है। बाहर देख के क्या फायदा है? बाहर तो मिमिक्री आर्टिस्ट हो जाऊंगा मैं। एग्जैक्टली, आई एम नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट। और वो बहुत पतली डोर होती है, बहुत पतली डोर होती है मिमिक्री आर्टिस्ट। थोड़ा सा आप इधर हुए क्या मिमिक्री में बिल्कुल बन जाएगा वो। बिल्कुल। अगर कल मुझे कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर करने दे, तो मैं उस आदमी को रेप्लिका नहीं करना चाहता हूँ। उस आदमी जैसे दिखना, उस आदमी जैसा बोलना नहीं चाहता हूँ मैं करना, मैं कभी भी नहीं करूँगा। मैं उस आदमी के सोल को पकड़ूंगा कि बस उस आदमी के अंदर चल क्या रहा है, वो कहाँ से पैदाइश है, वो कहाँ, उसके माँ बाप, उसका बैकग्राउंड सब कुछ खंगाल के मैं लेके आऊँगा। क्योंकि उस आदमी को अगर मैं वैसा ही रेप्लिका कर रहा हूँ तो मेरी क्या ज़रूरत है? एआई है ना आपके पास। हाँ सही बात है, अब तो वो भी है। हाँ। तो एआई है, एआई वो काम कर देगा, एक्टर का काम नहीं है वो। फिर एक्टर तभी भी नायाब रहेगा एआई के बावजूद भी जब ये सोल दिखेगा। वो एआई नहीं ला पाएगा सोल। जब आपके कामों की चर्चा होती है तो अनदेखी वेब सीरीज की भी बहुत चर्चा होती है। डीएसपी का जो आपने वो रोल निभाया और जिस तरीके से आप बोलते हैं आई एम नॉट, ये 3 स्टार्स देखो, आई एम नॉट इंस्पेक्टर, आई एम डीएसपी, तो एक बहुत प्रभावशाली डायलॉग और बहुत फनी वे में उसको दिखाया भी गया है। इसके आपको कितने अंदर घुसना पड़ा इस कैरेक्टर निभाने के लिए? हालांकि ये आई थिंक कि बंगाली कैरेक्टर है, वो बिल्कुल बंगाली कैरेक्टर है। तो ऐसे लेकिन उसमें भी अगर आप देखिएगा, अगर आपको शो देखने का मौका मिलेगा तो उसमें मैं हिंदी बोलता हूँ। हाँ, हिंदी बोलता हूँ, मैंने देखा है, हिंदी बोलता हूँ। मैं बंगाली कभी कभार ऐसा बोलता हूँ कि मान लीजिए कि मैं पूरा एक सेंटेंस बंगाली में बोल दिया, लेकिन मैं हिंदी में बंगाली एक्सेंट नहीं लाता हूँ। हाँ, वो पूरा बंगाली बोल दे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं कभी कभार एक लाइन पूरा बंगाली में बोल दिया, लेकिन जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी को कैरिकेचर करते हुए मैं बंगाली एक्सेंट नहीं लाता हूँ। बंगाली को कैरिकेचर करते कि अगर मैं बोला कि यार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, यार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इस टाइप का मैं नहीं बोलता हूँ। ये फेक है, ये कैरिकेचर है। ये इसका मतलब आपने स्टडी नहीं किया, आपने स्टडी नहीं किया, आप एक बिल्कुल सतह लेवल पे काम कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यार ये ऐसे करके बात करने से बंगाली हो जाता है। नहीं होता है, डिफरेंस इतना है नहीं, सब संस्कृताइज्ड है। ये सब
कभी कोई तत्सम शब्द होता है, कभी कोई तद्भव शब्द होता है, लेकिन वो सारे संस्कृत से ही आया हुआ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसी वेब सीरीज में एक डायलॉग है आपका बहुत अच्छा लगता है कि मेरा स्केच मत बना वरना तेरी तो पेंसिल घिस जाएगी, मेरा स्केच बनाते बनाते। तो वो अच्छा है। और एक तरह से ये आपने अपने कलर को लेके एक तरह का आपने उसमें अपनी बात हाँ, तो वो रखी है। पेंसिल से स्केच बनाएगा तो वो एक थोड़ा सा तंज भी था, वो तंज था वो, तंज एक था, वो तरह का तंज था, तंज एक था, तरह तंज था, एक तरह था। मतलब अब सीधा लोगों को मालूम है ना कि अब अगर आप अपने ऊपर फन कर सकते हो, अगर आपको आप अपने ऊपर मजाक कर सकते हो, तो दैट इज द बेस्ट फन यू कैन डू। किसी और पे ना फन करे, खुद पे फन करे। आप रियल लाइफ में कभी आपने फेस किया है इस चीज को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी टाइप का कलर को लेके? कभी आपको ये ऐसा मैंने लगा कि- बहुत बार बोल चुका हूँ। ये तो मतलब एक बार मतलब अनदेखी के टाइम ही है ना, किसी एक इंटरव्यू में आशीष को किसी ने पूछा था कि यार कि दिव्येंदु भट्टाचार्य इतने सबसे आखिर में इनको कास्ट क्यों किया गया था प्रोजेक्ट में, सबसे आखिर में मेरी कास्टिंग हुई थी। तो उसने तो इसमें बोला था कि यार क्या बताओ यार, बिकॉज ऑफ हिज कलर कम्प्लेक्शन, कि वो काला है इसलिए हमारे कास्ट करते हुए तो तो देर उनको हो काला चाहिए था इसलिए? गई। उनको काला नहीं चाहिए था, उनको नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था। तो बात यही हो जाती है क्योंकि वो एक कंसेप्ट, एक नोशन तो है ही ना कि डार्क आदमी मतलब डार्क इज बैड, विलेन है, डार्क है, ये है वो है। और वाइट मतलब इट्स लाइक सफ़ेद है, श्वेत है, सफ़ेद है, सच है, अच्छा है। यू नो, Good looking शांति है, गुड लुकिंग है, ये सारे मतलब अगर बहुत बदसूरत आदमी में सफ़ेद भी हो जाए तो एक बहुत खूबसूरत आदमी, लेकिन वो काला हो जाए उससे बेहतर माना जाएगा। ये तो है ही। लेकिन ये इसमें ये तो मैंने कुछ दिन पहले मैं किसी एक दोस्त को बोला था, वो मेरे को काफ़ी बोलता था। वो बार बार ऐसे ऐसे हिलता होता, अरे दुआ अपने तो काला क्यों हो। मैं बहुत झेलता था। एक दिन मैंने बोला कि यार मेरी माँ और बीवी के सामने, बच्चों के सामने ये मत बोलना कि मैं असुंदर हूँ, क्योंकि वो तुम आपको फाड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत हूँ। और मेरी माँ के सामने कभी बोलियो मत। और मेरी माँ, तो उनको एक बार बोला था कि पता है मेरी माँ एक बात कहती है कि ये बहुत ही बदसूरत गोरा आदमी होने से एक बहुत खूबसूरत काला आदमी बेहतर है। एग्जैक्टली। तो वो करते करते हाँ, तो ऐसे चुप हो गए थे। तो अब मैं क्या बोलूँ, किसी को तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। कब तक इन इडियट्स को। और ये सब नहीं है, ये दुनिया में कुछ परसेंटेज लोग हैं जो इतने मूर्ख है, बेवकूफ़ है, उनसे क्या बात कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में मतलब अब तो ये चीज नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का अगर ये इतना ज्यादा अगर होता तो आज मैं काम ही नहीं कर पाता। हाँ सही बात। वैसा अब बदलाव तो आ गया। वैसा नहीं है, वैसे बदलाव तो आ गया। और हर कोई एक नाव में नहीं होते ना। हाँ हाँ हाँ। वो बेवकूफ़ों का नाव अलग है, उस नाव में चढ़ना ही नहीं है। तो वो नाव डूब भी सकती है। अनदेखी का किरदार की, जहाँ तक अनदेखी किरदार के बारे में बात है कि वो लायक के बाद जो सुपर नेगेटिव कैरेक्टर जो आते ही हमेशा खौफ होता था कि यार कुछ बुरा तो होने वाला है। हाँ। लेकिन अनदेखी अब जब देखोगे तो ही इज द सुपर पॉजिटिव कैरेक्टर, ही इज द ओनली वन पॉजिटिव कैरेक्टर इन द होल सेटिंग, बिकॉज वहाँ सब मर्डरर्स है। हाँ, सही बात। सब मर्डरर्स है, सब गलत धंधा कर रहे हैं, कोई दारू के धंधा कर रहे हैं, कोकेन के धंधा कर रहे हैं, खुलेआम गोली चला रहा है। तो ये सारे, ये रॉबिन हुड्स भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि पाब्लो एस्कोबार भी नहीं है कि मर्डर तो कर रहे हैं लेकिन अपने गांव के लिए स्कूल बना रहा है। हाँ, वैसा भी कुछ पाब्लो एस्कोबार भी नहीं है। ये सारे गंदे लोग हैं। तो गंदे लोगों के बीच में एक इकलौता पॉजिटिव कैरेक्टर घूम रहा है आपके पास, डीएसपी वरुण घोष। तो ये जब भी स्क्रीन में आप उसको दिखते हो तो एक होप आता है। तो इसीलिए वो और भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था वो कैरेक्टर कि आफ्टर कि लायक का किरदार देखने के बाद लोगों को ये देखने को मिला है ना कि यार मैं बिल्कुल टर्न कर सकता हूँ अपने किरदार को। लोगों को आजकल वही चाहिए, सेम तो किरदार में कोई लेकिन फिर भी लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि यार इसने पुलिस इंस्पेक्टर अच्छा किया तो इसको दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर दो। हाँ, ये भी करने की कोशिश करते लोग, लेकिन
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे जिन्होंने ज़िंदगी भर पुलिस वाले का ही किरदार निभाया है। लेकिन मैं भी फितरतन ऐसा आदमी हूँ कि उसको भी चेंज कर देता हूँ। मैं कैरेक्टर में घुस के उसको भी चेंज कर देता हूँ, कुछ और बना देता हूँ। तो फिर वही लोग फिर टेंशन में आ जाता है, अरे यार इसको कैसे काबू में लाएं। क्योंकि लोगों का जद्दोजहद ये रहता है कि इसको टाइप करो, इसको टाइप करो। जब टाइप करने से आपका काम आसान हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप मुझे टाइप कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा कि लिखें, अच्छा आप यही काम करो, आप यही रोल करो, आप वही रोल करो। तो एंड ऑफ द डे पता चला कि एक आदमी जिंदगी में रामचंद्र का कैरेक्टर ही करता रहा। तो ये भी तो कर सकता है ना, बिकॉज ये तो आप ही का उपज है ना, आप ही के अंदर से निकलता है। आप ही के अंदर राम है, आप ही के अंदर रावण है। अब जिसको बढ़ावा दोगे वो निकल आएगा। सही बात है। तो ये आप ही हो, ये भूतिया खेल तो है नहीं कि आप किसी कैरेक्टर के अंदर घुस गए, कैरेक्टर आपके अंदर घुस गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो इट इज ऑल योर काइंड ऑफ योर सोल मेटामॉर्फोसिस जो आपके अंदर से घटित होती है। आप चेंज हो जाते हो धीरे धीरे। तो आप जब चेंज हो जाते हो तो किरदार सामने आ जाता है, आप बिल्कुल पीछे चले जाते हो, कभी बहुत पीछे चले गए आप। एक्टर दिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज तो कैरेक्टर के ऊपर से एक्टर चीख के बोलता है कि भाई मैं हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता। आप एक इस तरह के एक्टर हैं जिनको ज़्यादातर लोग मतलब चाहते हैं कि ज़्यादातर वो स्क्रीन पर नज़र आते रहे। अपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी किया, रानीगंज में आपने बहुत अच्छा अभिनय किया है अक्षय कुमार के साथ। जी। जब एक बड़े बजट की फिल्म करते हैं, एक छोटे बजट की फिल्म करते हैं, तो क्या कुछ डिफरेंस पाते हैं या आपके लिए किरदार पहले मायने रखता है? मेरे लिए किरदार पहले मायने रखता है। और बड़े बजट की पिक्चर में, बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट वाली पिक्चर में क्या होता है कि कभी कभार ये होता है कि आपकी वो लोग उनका हिसाब किताब गणित कुछ और होता है। वो किसी और चीज़ में ही लगे रहते हैं, उनको बाकी एक्टरों से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा। हाँ, अगर आपके पास अगर शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, तो आपका पूरा सारा फोकस उधर ही है। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स तो शायद जानते भी नहीं होंगे कौन है हमारे पिक्चर में था क्या यार। अच्छा, ऐसे ही होता है। ऑफ कोर्स हमारे पिक्चर में है क्या, अच्छा वो वाला कैरेक्टर था। अच्छा, इसलिए हम जैसे लोगों के लिए द स्मॉलर फिल्म्स आर गुड, कि जहाँ आपकी तवज्जो, फ्रीडम भी होती है, वो जो आपको तवज्जो दी जाती है, जो आपको तवज्जो दी जाती है। आप अपने हिसाब से उधर रहते, चलो खाना पीना सब आपके हिसाब से होता है। बट फीस के मामले में भी वही आपके हिसाब से होता है। वो एक्सुबरेंट पिक्चर है नहीं, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ भी आपका फीस ही होता है। वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे वैसे कुछ दिया नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ, बड़े बजट की है तो बड़े बजट की है। बड़े बजट तो किसी और के लिए बड़े बजट है, आपके लिए खुद के लिए आपके लिए बड़े बजट नहीं होता है। सो वो उसका हिसाब किताब भी अलग होता है। वो डिफरेंट जोन है, डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर है। कभी ऐसा लगा कि कोई आपने रोल के लिए हाँ कर दिया हो और शूटिंग टाइम में आपको लगा हो यार गड़बड़ हो गई, नहीं करना चाहिए था ये, कुछ ऐसा फील हो गया हो कि डायरेक्टर अच्छा नहीं है? या डायरेक्टर नहीं, बहुत बार हुआ। अभी रिसेंटली एक पिक्चर के साथ हुआ था मेरा। अच्छा, नहीं हाँ बोलना चाहिए था। लेकिन अब आप कर चुके हैं उसको? कर चुका हूँ। तो कंप्लीट करते हुए आपको तब भी 100% नहीं 100%, ऑफ कोर्स, इवन इफ 200% दे दूंगा मैं, कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। मैं तो अपना काम करूंगा ना शिद्दत से। मैं क्यों 10% दूं, 50% दूं? क्योंकि एंड ऑफ द डे एक होता है ना कि माइंड में आ जाता है यार इस फिल्म का माइंड में आ भी जाए, कुछ भी आ, एंड ऑफ द डे जब उतना अपर्चर दिखेगा ऑडियंस को, आप ही दिखोगे ना। आप ही दिखोगे ना, तो कम से कम ऑडियंस उतना तो बोल के जाए कि यार इतना कैरेक्टर था लेकिन यार बड़ा मजा आया। ऑडियंस ये भी बोल दे कम से कम कि इतना बड़े एक्टर को वेस्ट किया आपने। वो भी आपके लिए फायदा होता है ना फिर। बिल्कुल। तो फिर क्योंकि क्रिटिक्स अगर बोल दे कि क्यों दिव्येंदु भट्टाचार्य वाज देयर, बट अगर हमको और भी अच्छा लगता कि वो और अच्छा होता, पर वो जितने टाइम के लिए थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने इसको वेस्ट कर दिया। आप अभी क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप रिव्यूज़ वगैरह में विश्वास रखते हैं? क्या आपको लगता है कि फिल्म रिव्यू के नेगेटिव रिव्यू या पॉजिटिव रिव्यू से फिल्म पर कोई फ़र्क पड़ता है?
थोड़ा बहुत तो पड़ता है, क्योंकि जो जनता है रिव्यूज़ पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, कैटेगरी है जो रिव्यूज़ पढ़ के जाते हैं, तो उनके लिए तो फ़र्क तो पड़ता ही है। और आजकल जो ये यूट्यूब का एक वो हो गया है, वो एक तो है, वो तो सारी चीज़ें हर कोई रिव्यू कर देता है। असल में हुआ क्या, हाल ही में एक केस हुआ था कि विद्युत जामवाल ने एक फिल्म क्रिटिक पर पैसे लेने का आरोप लगाया था कि पैसे लेके वो रिव्यूज़ करता है, तो काफ़ी बवाल मचा था उस पर। तो ऐसे में आप लगता है कि ये पैसों का खेल जब बीच में आ जाता है रिव्यूज़ में, तो फिर उससे फिल्म नहीं, मैं ये इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे रिव्यूअर्स क्रेडिबल है। मैं क्रेडिबिलिटी भी डाउट करता हूँ। ऑलमोस्ट लाइक 50% 60% रिव्यूज जो मैं यूट्यूब में देखता हूँ, उनको तो बोलना भी नहीं आता। दे डोंट इवन स्पीक, दे कांट इवन स्पीक ढंग से। उनको उनके लहजे भी खराब है, उनको जो शब्द चयन है, सेंस भी नहीं है, मूवी का सेंस भी नहीं है। वो उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या बुरा लग रहा है, ये कोई रिव्यू थोड़ी ना हो सकता है यार। कि आप कल आप दाल खा रहे, आपको ये दाल अच्छी लगी, वो दाल अच्छी नहीं लगी, ये ऐसे थोड़ी ना रिव्यू हो सकती है। ये आपका मर्जी है। आपकी माँ का हाथ का दाल खाया अपनी जिंदगी भर, किसी और की माँ का हाथ का दाल खा के देखो, बोले नहीं मेरी माँ का हाथ का दाल अच्छा है। अबे ये थोड़ी ना रिव्यू करेगा। इसको क्यों रिव्यू, और इसके रिव्यू को मैं मानूं क्यों? हाँ, ये भी है। कोई इसका फर्क ही नहीं पड़ता। और कोई स्ट्रक्चर भी तो नहीं है, कि स्टैंडर्ड भी तो नहीं है कि आपने ज़िंदगी में फिल्म स्कूल में गए, आप फिल्म की स्टडी की है, आपको मालूम है कि फिल्म का लैंग्वेज क्या होता है, आपको मालूम है कि फिल्म में क्या क्या होता है, कैसे फिल्म बनाई जाती है, कौन से इफ इज द बोरोड आर्ट, कौन से आर्ट फॉर्म से ये बोरो किया हुआ है, कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज है फिल्म में, आपको कुछ नहीं मालूम। अब एक कहानी अरे मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे तो नहीं अच्छी नहीं लगी। और फिर वर्डिक्ट दे दिया कि अब मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, आप जाओ। अरे तू होता कौन? What is your credibility, you tell me? जैसे कि पहले जब मुंबई में जब पहली बार आया था, एक बहुत मज़ेदार बात होती थी। मुंबई में पहली बार आया था कि यार आए और लोगों से मिलने जाते थे, डायरेक्टर से मिलने जाते थे, और असिस्टेंट डायरेक्टर पूछते थे, सो आपने क्या क्या किया आपने, तो आपको ये रोल हम क्यों दें? तो मैंने बोला नहीं वो तो ठीक है, बिल्कुल जायज़ बात है, मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, आपने क्या किया? वेल दिस इज माय फर्स्ट फिल्म। अच्छा फर्स्ट फिल्म। मैंने बोला प्लीज गो थ्रू माय बायोडाटा, दिस इज नॉट माय फर्स्ट वर्क। मैं एनएसडी से गया हूँ, रिसेप्शन से बोल रहा कि अरे कोई एनएफडीसी से आया है। अरे बताओ। सो अनपढ़ों का जमात तो है ही। अब क्या बोलोगे, तो अब किसी के बीच में से रास्ता निकाल के जाना पड़ेगा। सही बात है। तो क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है, कौन क्रेडिबल है कौन नहीं क्रेडिबल है वो आपको पता चल जाता है। लेकिन आप अब सभ्य भद्र आदमी होते हो तो आप लोगों को इंसल्ट नहीं कर पाते हो। अदरवाइज ऐसे लोगों को तो पहले ज़माने में, आज डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है सब। आप मतलब जो पहले मोहल्ले में बैठ के चाय की दुकान में तेंदुलकर को क्रिकेट खिलाना सिखाते थे, आज वो तेंदुलकर के ब्लॉग में आके तेंदुलकर को ट्वीट करके भी बोल सकते हैं, सर आपको खेलना ही नहीं आता, ये वाला शॉट आपको मारना ही नहीं आता, ऐसे मारना चाहिए था। तो अब क्रेडिबल कौन है? क्रेडिबल लता मंगेशकर या आशा भोसले की ब्लॉग में जाके बोले कि मैडम आपका सुर ही नहीं लग रहा है। तो ये क्रेडिबिलिटी कौन तय करेगा इनकी, जो आज बोल रहे हैं सारी चीजें? तो व्यूवरशिप आती है उनकी भी, वो आएगी ना। लोगों को तो ऐसी चीजें बहुत, गंदगी तो बहुत अच्छी लगती है। गंदगी बहुत अच्छी नहीं लगती कि मान लो कि आप एक मोहल्ले में रह रहे हो, बाजू वाले में झगड़ा चल रहा है, तो आप घर का सारा काम छोड़ के ना ऐसे देखने लग गए कि यार और 2-3 गाड़ी और दे, 2-3 गाड़ी और, मजा आ रहा है। तो ये तो हमारे अंदर की जो चीजें है ना, कि अगर मान लो कि आपको किसी बंदे से नफरत है,
और एक कोई बंदा उस बंदे को गाली दे रहा है, आपको आपको और भी अच्छा लगे, दे और दे और दे, मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। तो इट मींस मजे के लिए तो सब देखते हैं, सब वो तो views वही है। एवरीथिंग इज मजा, एंटरटेनमेंट, फन। नाउ द सवाल ये है कि आपका एंटरटेनमेंट क्या है, ये आपको निर्धारण करना है। उनके कहने से कोई फिल्म नहीं देख रहा है या देखने है, वैसा क्योंकि कुछ नहीं। एक मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं तो मेरा एंटरटेनमेंट मुंशी प्रेमचंद हो सकता है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मेरा एंटरटेनमेंट पॉर्न हो सकता है ना। एंटरटेनमेंट किसका कौन सा है, क्या एंटरटेन करता है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपके अपब्रिंगिंग के ऊपर है। आप किस माहौल से पैदा हुए हैं, किस तरीके से आपका अपब्रिंगिंग हुआ है, आपका सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से आपका एंटरटेनमेंट भी तय होता है। एग्जैक्टली है ना। किसी को बिग बॉस देखने में मजा आता है, वो वॉयरिस्टिक है, वो किसी के घर के अंदर झांक के देखने वाली चीज है। मतलब ये हमारे दरवाजे में जो की होल है, वो की होल से अगर आप मेरे घर के अंदर देखो तो आपको जो मजा आता है वो बिग बॉस देखने में मजा आता है। वो वॉयरिस्टिक शो है, तो भी एक अलग ऑडियंस, वो अलग ऑडियंस है, ये अलग ऑडियंस है। और मेरे घर में भी किसी को बिग बॉस देखना पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरा एंटरटेनमेंट नहीं है। यू गॉट द पॉइंट। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन खराब है कौन नहीं, ये बट एंटरटेनमेंट वैरीज। आपके एंटरटेनमेंट मेरे एंटरटेनमेंट में अलग हो बहुत सकता है। अलग हो सकता है, ऑफकोर्स अलग होगा, होगा ही, होना ही चाहिए, नहीं तो फिर कैसे होगा। नहीं तो फिर ये जो बैलेंस है, ये सोसाइटी का बैलेंस ही नहीं रहेगा। और ये होना चाहिए। और लेकिन भयानक डर की बात यह है कि आगे जाके वो एंटरटेनमेंट हावी हो रहा है, जो शैलो एंटरटेनमेंट है, ये इतना हावी हो जाएगा ना कुछ दिनों बाद कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन एक्चुअली रियल क्रेडिबल आदमी है, कौन रियल क्रेडिबल नहीं है। मतलब आपको एक बहुत ही डेंजरस टाइम की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि आप कुछ नहीं बोल पाओगे, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो कह रहा है लाइफ में। तो आपकी एक वेब सीरीज हाल ही में आई थी, पोचर, और बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट काम था आपका उसमें जी। सो एक सीन था जिसमें आप एक लॉबी में इधर से उधर चलते रहते हैं, और बहुत लंबा डायलॉग है, वन टेक शॉट में, कि पूरा का पूरा डायलॉग आपको याद किया हुआ था या? जी, वो 8 मिनट का एक लंबा शॉट था, बहुत लंबा शॉट 8 मिनट का शॉट था। वो हमने कुछ 8th या 9th टेक में जाके वो हासिल किया। अच्छा, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ उसमें। तो उसमें टेक्स हो क्यों रहे थे आप? डायलॉग्स कहीं कभी कोई फंबल हो गया, बिकॉज 8 मिनट के शॉट में आप ऐसा थोड़ी ना, मतलब आप क्योंकि आपको एक्टिंग करनी है, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आपको डायलॉग भी याद करना है, आपको मूवमेंट भी याद करना है। इसके बीच में अगर शॉट के बीच में अगर देखें, आप मैं सुन रहा हूँ, कोई कमरे से आया है, उसके साथ कुछ रिएक्ट किया, वो निकल गया, चल रहा है, म्यूजिशियन है वो पूरा एक्चुअली है। उसके बाद वो शॉट खत्म हो जाने के बाद मैं फ़ोन रखता हूँ, रखने के बाद फिर आता हूँ, फिर एक प्लानिंग होती है, फिर उसको बोलता हूँ कि जाओ तुम दिल्ली की तरफ जाओ। तो ये 8 मिनट का लंबा शॉट था। तो ये कभी कभार मैंने ठीक बोला, जिसको आना था वो टाइम पे नहीं आया। तो पूरा मिक्स एंड मैच है ना, पूरा मिजोसेन है उसको। तो उसको जब तक हर कोई परफेक्टली नहीं होगा तब तक वो शॉट काम ही नहीं करेगा। और रिची को उस शॉट को काटना ही नहीं था। मैं सोच रहा कि अब कट लगेगा, ये तो कंटिन्यू होता ही जा रहा है। 8 मिनट का शॉट है वो। ऐसा काम करके मजा आता है, ऐसा लगता है कि यार एक तो कंफर्ट जोन के बाहर काम कर रहे हैं, ऊपर से सचमुच में सिनेमा कर रहे हैं, सचमुच में सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं। मनी तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, गुटखा बेच के भी कमा लेगा आदमी। सही बात। तो वो तो सब कुछ है ही नहीं, मन की शांति। हाँ, मतलब 5 बंगला मैं बना सकता हूँ, 50 एकड़ की ज़मीन ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में अगर जाके बोलेगा कि तूने किया क्या, तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने कुछ नहीं बनाया बंगला, लेकिन ये ऐसे एक 8 मिनट का शॉट है भाई मेरा, देख लेना। आजकल बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड फिल्मों को लेकर भी 2 तरह की बातें जो है चर्चा में हमेशा रहती हैं। पहला ये बॉयकॉट ट्रेंड फिल्मों का, और दूसरा नेपोटिज्म। बहुत चर्चाएं होती हैं इन दोनों पर। बॉयकॉट ट्रेंड को आप किस तरह से लेते हैं कि अगर सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, फालतू की चीज़ें है,
बेबुनियाद चीज़ है। बॉयकॉट ट्रेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि आप फिल्मों में है ना, हाँ एक्टर्स फिल्म वाले इजी टारगेट है, क्योंकि आपका सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, इजी टारगेट है, तो इनको बॉयकॉट करो। बॉयकॉट करना तो बॉयकॉट के पीछे जो रीजन होता है, हाँ। क्या वो कभी लगता है कि वैलिड तो है? बॉयकॉट के पीछे रीजन क्या हो कोई सकती भी है? रीजन हो सकता है। आजकल तो हिंदू देवी देवताओं पर भी कुछ हाँ, तो मेरे कहते हैं बॉयकॉट के पीछे का रीजन होता है। तो व्हाई डोंट यू एवर थॉट अबाउट बॉयकॉटिंग योर लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, जिनके पीछे इतना मर्डर चार्जेस है, इतना असॉल्ट चार्जेस है, इनको क्यों नहीं बॉयकॉट करते आप? बट एक तबका वो है ना जिससे बहुत सारे लोग देखते हैं वो चीज़। तो एक्टरों को क्यों बॉयकॉट? बिकॉज वी आर इजी टारगेट, इसलिए तो ना, इसलिए तो ना कि अगर आप इस बात पे जायज़ होते हो, इस बात पे ज़रा भी आपका कोई लॉजिक है, तो मैं तभी मान सकता हूँ जब आप एट द सेम टाइम आप एक नेता को भी बॉयकॉट कर सकते हो, बॉयकॉट कर रहे हो तो। जिस नेता के पीछे रेप चार्जेस है, मर्डर चार्जेस है, असॉल्ट चार्जेस है, धोखाधड़ी के चार्जेस है, स्कैम के चार्जेस है, और सब कुछ जानते हुए भी वो चले जा रहा है। और एक एक्टर बेचारा वो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर को हर एक मरीज देखना पड़ता है ना। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं अंबानी को ही देखूंगा और किसी को नहीं देखूंगा। अरे यार, उस पर कोड लगा हुआ है, मैं उस पेशेंट को नहीं देखता, उसमें कोड है। डॉक्टर कभी ये बोलेगा? नहीं बोलता है। डॉक्टर जजमेंटल नहीं होता है, एक्टर भी जजमेंटल नहीं होता है। ये हमारा कला है, सरस्वती का उपासक है हम। हमको एक कोई किरदार देता हो, किरदार करके आना हमारा काम है, बस उतना तक ही हमारी जिम्मेदारी है। इससे आगे हम क्या करेंगे? बट बॉयकॉट सिर्फ एक्टर का ही नहीं होता, कई बार प्रोड्यूसर पूरी फिल्म का ही। सबका करो बॉयकॉट। मैं तो करो सबका करो बॉयकॉट, फिर उस नेताओं का बॉयकॉट भी करो ना, सबका करो बॉयकॉट। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों को मतलब फिल्मों में भी ज़्यादा दिखाया जाने लगा, खासतौर पर वेब सीरीज़ में जहाँ पे कोई लगाम नहीं है? नहीं, लगाम तो है, अभी तो लगाम है। अभी तो इतना कुछ दिखाया भी नहीं जाता है वेब सीरीज में। अभी मतलब पिछले 5-6-8 साल में, पिछले 8 साल में, अभी तो 2-3 साल में तो वो भी खत्म हो चुका है। अभी तो हमको टेक टोंग कहाँ, ये सब वेब सीरीज में भी करना पड़ता है। वेब सीरीज में ही बहुत सारा हमारा सेंसर आ गया। और सेंसर कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, कौन करेगा सेंसर? किसके सेंसिबिलिटी से सेंसर होता है? कभी आपने ये बात सोचा है? आप जो बोलोगे वही मैं देखूंगा, क्यों? तो मतलब आपको क्या लगता है कि अगर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो रहा है, पेरेंटल गाइडेंस होना चाहिए। अच्छा, पेरेंटल गाइडेंस होना चाहिए कि ये 18 साल तक है, या 18 साल के बाद तक है, ये 16 साल तक ही देख सकता है, ये जैसे कि नेटफ्लिक्स में होता है, पेरेंटल गाइडेंस होता है। 13+ देख सकते हो, 16+ देख सकते हो, 18+ देख सकते हो, बस देखो। आप मुझे मॉरल एथिकल आप क्यों सिखाओगे? इसका मतलब तो आपको चावल खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप कल चावल बैन कर दोगे, बोले कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अब बताओ, तो कौन करता है ये? सवाल तो उसमें भी उठना चाहिए। तो इससे कोई फिल्म पे फर्क नहीं पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, सोच में कंगाली आ जाती है। जब आप पिक्चर सोचना शुरू करते हो, तभी आप सोचना शुरू करते हो, तो अरे यार ये नहीं दिखा पाएंगे यार, नहीं ये हटाओ, ये सब्जेक्ट हटाओ, अरे यार वो नहीं दिखा पाएंगे, कल वो कमीशन पीछे पड़ जाएगा, अरे वो कल वो पीछे पड़ जाएंगे, कल वो धार्मिक संस्था पीछे पड़ जाएंगे, अरे कल वो एनिमल वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो आपकी जो सोच में इतनी पाबंदी आ जाती है, जो सोच में जब आपकी कंगाली छा जाती है, तब आप क्या बनाओगे? नेपोटिज्म को लेके भी बहुत बातें होती हैं कि भाई आउटसाइडर जो होता है उसको बड़ी दिक्कत होती है इन कंपैरिजन जो ऑलरेडी स्टार किड है, या कुछ ऐसी लॉबीज़ भी है बॉलीवुड में जो स्टार किड्स को ही लॉन्च करती है। तो क्या इस वजह से ऐसा आपको लगता है कि स्टार किड को लेने की वजह से एक आउटसाइडर जो ज़्यादा टैलेंटेड था उसको काम नहीं मिला? नहीं, देखिए इसमें भी बहुत catch-22 सिचुएशन है। कभी कभार बहुत स्टार किड्स होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बिल्कुल बहुत टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि वो बचपन से उस क्राफ्ट के साथ माहौल में रहे, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। आज की तारीख में भी आपको बहुत ऐसे टैलेंटेड स्टार किड्स देखते हैं, पहले भी टैलेंटेड स्टार किड्स आए, ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल नहीं, आज की तारीख में भी साबित नहीं कर पाया कि 50-55 पिक्चर हो गया, उसके बावजूद भी वो साबित नहीं कर पाया वो अच्छा एक्टर है। तो नेपोटिज्म जाके वहां काम करता है कि उसको बार बार चांस दिया जा रहा है।
अब मैं एक बात हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूँ कि कल मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने बिजनेस से रिटायर हो रहा हूँ, तो मैं मोहल्ले में किसी को पकड़ के तो मैं अपने बिजनेस का दारोमदार सौंपूंगा नहीं। मैं अपने बच्चों को ही सौंपूंगा, बच्चे को ही देंगे। या फिर मेरे परिवार वालों को सौंपूंगा। कल कोई एक बहुत बड़ा डॉक्टर का बेटा जो डॉक्टर बन रहा है, तो कल मैं अपने दोस्तों को बोलूंगा भाई आज किसकी पहली सर्जरी है देख लेना। वो MBBS करके निकला, इंटर्नशिप कर रहा है, वो कहाँ करेगा यार, ओखाड में चल, मेरा वो जान पहचान ओखाड में चला जा। लेकिन एक बाकी और एक डॉक्टर का बच्चा, तो वो और एक डॉक्टर जो अभी MBBS करके निकला, वो उसके साथ वो जानकारी है ही नहीं, वो ओखाड में नहीं कर पा रहा है, वो कहीं किसी और हॉस्पिटल में कर रहा है। लेकिन हमारे में प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में कोई, हम पेट से जन्म लेते ही एक्टिंग सीख जाते हैं, हमारे एक्टिंग हमारे खून में होता है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशनलाइज जो मामला है, NSD जाना, कहीं पढ़ाई करना, कहीं ट्रेनिंग लेना, इन सब चीज़ हम कोसों दूर रहते हैं। बोलते कि हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, एक्टिंग करेंगे तो जिम जाएंगे, सारा बॉडी बनाएंगे, एक्टिंग करेंगे। लेकिन पेंटर वो जिम जाके पेंटिंग नहीं करता, पेंटर को दिन भर बैठ के सफ़ेद कैनवास में स्ट्रोक प्रैक्टिस करना पड़ता है। तबला प्लेयर जो है वो जिम जाके तबला नहीं बजाता, वो उसको सुबह उठ के रियाज करना पड़ता है। एक म्यूजिशियन को सुबह उठ के सितार बजाना पड़ता है, हारमोनियम लेके बैठना पड़ता है, गला साधना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन हमको तो जिम जाना है, तो जिम जाने के एक्टर बन जाएंगे। अब एक्टर तो हम पैदाइशी एक्टर है, हम जिम जाएंगे एक्टर बन जाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो इधर अगर नेपोटिज्म काम नहीं करेगा तो कहाँ काम करेगा? अब ये एंड ऑफ द डे तो ये भी तो देखो ना कि कल अगर मैं अगर कोई पिक्चर बना रहा हूँ, कल अगर मेरा कोई एक दोस्त पिक्चर बना रहा है, तो कल बोलेगा कि मेरे तो क्या, वो बोलेगा कि यार देखो तेरा बेटा कर लेगा ये काम, तो मैं बोलूँगा ये नेपोटिज्म है। ये नेपोटिज्म नहीं है, इसको नेपोटिज्म नहीं बोलते। कि आप अपना काम जो है कल, इफ़ यू आर अ वेरी गुड ब्लॉगर एंड इफ़ यू आर इन दिस, आप सक्सेसफुल ब्लॉगर हो, तो कल आपका बेटा अगर इस लाइन में आना चाहता है तो आप उसकी हेल्प नहीं करोगे? ऑब्वियसली। इज इट नेपोटिज्म? डू यू कॉल इट नेपोटिज्म? इट्स नॉट नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म आपको छूता भी नहीं है, मगर आप 1000 करोड़ के पिक्चर के पीछे भाग भी नहीं रहे हो, 500 करोड़ की पिक्चर के पीछे भाग भी नहीं रहे हो। आप अपने दायरे में रह रहे हो, 50 करोड़ की पिक्चर, 60 करोड़ की पिक्चर, 25 करोड़ की और पिक्चर। वैसे भी एंड ऑफ द डे तो टैलेंट काम आता है, आप कितना भी आपको और आपका बोलो ना, आप इधर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। हाँ। इधर कोई, आप आओ, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके आओ, आप FTI करके आओ, ये करके आओ, आपको नेपोटिज्म टच भी नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपकी पेडिग्री लेके आते हो, ऑलरेडी आप सीख के आ रहे हो। तो अगर आप साबित करोगे तो आपको भी काम मिलेगा, बिकॉज आप काम का इतना बवंडर चल रहा है, इतना बड़ा एरिया चल रहा है, इतने काम का फ्लो है। और जिसको लेकिन लक तो हर जगह में होता है, लक एंड डेस्टिनी तो हर जगह में होता है, हर एक फील्ड में होता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं चल पाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स जिंदगी में कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो हॉस्पिटल में नौकरी करने में लगे रहते हैं। तो सब जगह में स्ट्रगल है, एवरीवेयर इज अ स्ट्रगल। तो क्रिप करने से कोई फायदा नहीं है, यू हैव टू वर्क, कीप ऑन वर्किंग। आप अपनी फिल्में देखते हैं, अपनी वेब सीरीज देखते हैं? बहुत कम, बहुत ही कम। मैं वैसे देखता ही नहीं हूँ, मैं तो, मेरा एंटरटेनमेंट दूसरे किस्म का है। मेरे एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स है मैक्सिमम, या तो डॉक्यूमेंट्रीज है। अच्छा, मैं बहुत कम देखता हूँ वैसे। जैसे क्या खेलते हैं आप स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में मैं फुटबॉलर था, मेरी बेटी फुटबॉल खेलती है अभी। आपने तो एक फिल्म भी की है। हाँ, दंदनादन गोल। मैं सब कुछ था, मैं जिम्नास्ट था। आपका बड़ा इजी रहा होगा उसमें तो। हाँ, जिम्नास्ट था, मैं स्विमिंग करता था, मैं ट्रैक एंड फील्ड करता था, मैं सारी चीज़ों में पूरा हार्डकोर स्पोर्ट्स में था। आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है? मतलब आप इमोशनल किस्म के हैं या हैप्पी टाइप के लोग हैं कि हर माहौल में रम जाते हैं? अंदर से आप कैसे? मैं ही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही आपके सामने बैठा हूँ। मैं दुनिया पसंद कहते हैं एक्टर्स के 2 चेहरे होते हैं। मैं दुनिया पसंद करता हूँ। मेरे 1000 चेहरे हैं। हाँ। 2 चेहरे का है मेरा, 1000 चेहरा है, लेकिन एक सोल चेहरा जो मैं हूँ, बाकी सब मास्क है। हाँ। हर एक जगह में मास्क बदल लेता हूँ मैं, हर एक किरदार में मास्क बदल लेता हूँ। 1000 चेहरा है, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ। मेरा कोई 2 चेहरा नहीं है, मेरा एक ही चेहरा है। कैसा लगता है? 30 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, पीछे मुड़ के देखते हैं और आज जब यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, कैसा लगता है? मैंने कुछ अचीव कर लिया या भी मुझे ऐसा मुझे कुछ खास मैंने कुछ अचीव किया भी नहीं,
और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रूव भी नहीं करना ज़िंदगी में। मैं एक लाइफ जी रहा हूँ जो लाइफ चलती रहना चाहिए, हल्लू हल्लू लाइफ चले, मैं अपना काम करता रहूँ, पसंदीदा काम मैं अपना काम करता रहूँ, बिकॉज ये मेरा माई लाइफ का मोटो यही है कि तुम अपना काम करते रहो, समय अपना काम खुद करेगा। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ, तो मैं अपना काम करता रहता हूँ, काम करता रहूँगा और समय अपना काम करता रहेगा। चलिए सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। बहुत मज़ा आया। क्योंकि मुझे ना फिल्मों से अलग जो स्टोरीज होती है, कहानी होती है निजी जीवन की, उसमें बहुत मज़ा आता है। और आपके पास तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी हमने बातें शेयर की। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, और आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।